नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डी और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपयोगी होगा आपकी आने वाली हर टेट एग्जाम के लिए जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ये कथन किसका है? देखिए ये कथन देने वाले एडलर, रॉस या फिर गैसेल या फिर है सिगमंड फ्रायड। तो शिशु कल्पना का नायक है, उसका भली प्रकार का निर्देशक अपेक्षित है। तो निश्चित रूप से ये कथन देने वाले यहाँ पर हैं ऑप्शन बी रॉस। बी विकल्प होगा इसके लिए यहाँ पर सही। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है जलोटा ने परीक्षण दिया। तो जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था? रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या फिर योग्यता परीक्षण। तो जलोटा ने जो परीक्षण दिया था वो दिया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन जो बी होगा वो इसमें यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है फ्रायड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को नाम दिया है। तो देखिए फ्रायड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को नाम दिया है। इनका जो कहना था वो ये था कि जैसे लड़के जो होते हैं वो अपने माता के प्रति प्रेम भाव में से ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। तो इन्होंने ये जो मात्र प्रेम भाव है लड़कों का, इसको क्या नाम दिया है? ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, थायराइड भावना ग्रंथि या फिर सामाजिक भावना ग्रंथि। तो यहाँ पर फ्रायड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को जो नाम दिया है वो दिया है ओडिपस भावना ग्रंथि। विकल्प ए इसके लिए यहाँ पर सही होगा। और ऐसा ही फ्रायड ने लड़की के पिता के जो प्रेम भाव है उसको भी एक नाम दिया है। तो चलिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बुद्धि वर्गीकरण द्वारा व्यवसाय चयन होता है। तो बुद्धि वर्गीकरण के द्वारा व्यवसाय का चयन किस प्रकार का होता है? मतलब इससे बुद्धि वर्गीकरण से हमारे जो व्यवसाय का चयन हम करते हैं वो हमारे लिए सरलतम होता है, कठिन होता है, फिर जटिल होता है या उपरोक्त सभी प्रकार का हो सकता है। तो देखिए जो बुद्धि वर्गीकरण होता है उसके द्वारा व्यवसाय का जब हम चयन करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए काफ़ी सरल होता है। तो यहाँ पर ए विकल्प जो होगा वो होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे देखिएगा, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन जो था वो टर्मन ने, बिने ने, गिलफोर्ड ने या फिर स्टैनफोर्ड ने। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बुद्धि के वैज्ञानिक मापन की, और ये जो मापन था ये सबसे पहले किया था बिने ने। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है मन का सबसे बड़ा भाग होता है चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन या फिर सभी प्रकार। तो यहाँ पर मन का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है अचेतन मन, जो कि विकल्प बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। और आपने चेतन अचेतन मन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि जो हमारा अचेतन मन होता है वो 90% होता है, जबकि चेतन मन जो होता है, जागृत मन जो होता है वो ओनली 10% होता है। 90% जो होता है अचेतन होता है। तो यहाँ पर अचेतन जो है ये मन का सबसे बड़ा भाग है या मस्तिष्क का भी कह सकते हैं। चलिए खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता, नैतिकता, व्यावसायिकता या भौतिकता। तो देखिए खेल जब हम खेलते हैं तो एक समूह में खेलते हैं और समूह में निश्चित रूप से खेलेंगे तो वहाँ पर हमारे अंदर जो भावना या गुण विकसित होगा निश्चित रूप से वो सामाजिकता का गुण विकसित होगा। और विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखें, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है और यह है ये शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्थानांतरण होगा निश्चित रूप से ये धनात्मक स्थानांतरण होगा, क्योंकि जब एक चीज़ आप जानते हैं और उसका जब लाभ आपको दूसरे को चीज़ सीखने में मिलता है तो निश्चित रूप से ये एक धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल आपको आती है पर स्कूटर चलाने में वो जो अनुभव है वो आपको वहाँ पर काम आ रहा है कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने का, तो ये आपके लिए एक धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। आगे देखें, वे व्यवहार जिनका उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण तथा उन्नत स्वास्थ्य कहलाते हैं मित्रता, सजगता, पर्यावरण प्रेम या फिर पर्यावरण मैत्री। तो देखिए ऐसे व्यवहार जिनका उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण करना तथा उन्नत स्वास्थ्य कहलाते हैं तो वो पर्यावरण मैत्री
वो व्यवहार जो है हमारा क्या कहलाएगा, पर्यावरण मैत्री व्यवहार कहलाएगा। चलिए आगे देखिए, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर व्यक्तित्व जो शब्द होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनालिटी जो होता है, तो देखिए पर्सनालिटी जो शब्द है उसी के लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो होगा पर्सोना, ये इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मुख अंदर की ओर धंसा रहता है, इनके मुंह की बनावट अन्य से भिन्न होती है, इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं या इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सरल शब्दों में यदि बात करें कि एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा कुछ उदाहरण बताता हूँ जिनसे आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है ना, उससे ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा शोर शराबा या ज़्यादा कहें तो ज़्यादा फ्रेंडशिप उसको पसंद नहीं होती है। मतलब गिने चुने दोस्त होते हैं वही बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी, ये ज़्यादातर अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग रखना पसंद करते हैं और अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में इनको काम करना ज़्यादा पसंद होता है। ये लोगों के सामने या लोगों के साथ ज़्यादा रहना, ज़्यादा घुलना मिलना, ये इनको थोड़ा सा कम पसंद रहता है। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये अंतर्मुखी होते हैं। मतलब इनको ज़्यादा बोल चाल, ज़्यादा शोर शराबा, ये सब कुछ नहीं, ये शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। शांत माहौल इनको बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से ये होते हैं अंतर्मुखी, ठीक है ना। और इसके विपरीत यदि हम बहिर्मुखी की बात करें तो बहिर्मुखी जो है ना, उसको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, उसको हमेशा भीड़ चाहिए, उसको हमेशा बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो शांत रह नहीं सकता, वो चंचल प्रवृत्ति उनके अंदर ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा दोस्ती, हर किसी से तुरंत घुलना मिलना, ये सब उनके गुण होते हैं बहिर्मुखी के। तो यहाँ पर ये जो व्यक्तित्व की विशेषता बात बताई गई है, तो देखिए जब इनमें इनको अंतर्मुखी की बात हम कर रहे हैं कि जब इनको ज़्यादा व्यक्ति के साथ में मिलना जुलना कम पसंद होता है, तो निश्चित रूप से इनमें जो सामाजिकता के गुण होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा मिलना जुलना या घुलना पसंद नहीं होता है। तो इनमें सामाजिकता के गुण जो हैं वो कम पाए जाएंगे। इसके अपोजिट यदि हम बहिर्मुखी की बात करेंगे तो उनमें निश्चित रूप से ज़्यादा पाए जाएंगे, उनमें ये गुण सबसे ज़्यादा होंगे। चलिए आगे देखें, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए बालक को अपने व्यवहार की, अब बच्चा जो है वो अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है जिस अवस्था में, मतलब वो ये चाहता है कि मेरा जो व्यवहार है वो ही सही है, मुझे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा ऐसी जिद, ऐसा व्यवहार कौन सी अवस्था में करता है, तो हम देखते हैं बच्चा बाल्यावस्था में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, शिशुअवस्था में नहीं कर सकता है, प्रौढ़ावस्था में तो खुद समझदार हो ही जाता है, परंतु किशोर अवस्था में आकर के वो ये चीज़ें ज़्यादा चाहता है, सामाजिक स्वीकृति ज़्यादा चाहता है। तो ये स्थिति देखने को मिलती है किशोर अवस्था में। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, एक अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ताओं में निम्न बुद्धि पाई जाती है। देखिए अब ये यहाँ पर जो है बुद्धि का वर्गीकरण है। हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जिसमें बुद्धि के वर्गीकरण से व्यवसाय का चयन हो जाता है, वहाँ पर हमने उत्तर देखा था कि सरलतम हो जाता है। तो देखिए एक जो मंत्री होता है, व्यवसायी होता है, कूटनीतिज्ञ होता है और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, इनमें बुद्धि मूर्त होती है, अमूर्त होती है, सामाजिक होती है, यांत्रिक होती है। तो आप इनका कार्य व्यवहार देख सकते हैं कि इनका जो कार्य या व्यवहार होता है वो किस प्रकार का होता है। तो निश्चित रूप से ये सामाजिक व्यक्ति होते हैं, तो इनकी जो बुद्धि होती है ना वो भी एक सामाजिक बुद्धि इनमें पाई जाती है। मतलब इनको ज़्यादातर वही भीड़ भाड़, लोगों के बीच में रहना वगैरह ज़्यादा पसंद होता है, सामाजिक बुद्धि इनके अंदर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी इनमें उत्तर। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थार्नडाइक के अनुसार किस प्रकार की होगी। अब देखिए जब शाब्दिक या गणितीय संकेत जो हैं उनको समझने वाला व्यक्ति जो होगा उसकी बुद्धि किस प्रकार की होगी। तो देखिए गणित जो जानता है ना, गणित की प्रकृति कैसी होती है, हम सभी जानते हैं कि गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। मतलब उसमें जो चीज़ नहीं दिखती है, नहीं होती है, वो भी
समझनी पड़ती है, तो वो एक अमूर्त प्रवृत्ति होती है गणित की। और जो व्यक्ति गणित को समझ लेता है, गणित के संकेतों को समझ लेता है, तो उसकी बुद्धि भी किस टाइप की होगी। तो यहाँ पर उत्तर हमें सीधा सा, यदि हम थोड़ा सा प्रकृति को समझते हैं गणित की, तो उसी से हमें उत्तर मिल जाता है। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, राजनीतिक। तो थार्डाइक के अनुसार वहाँ पर व्यक्ति की जो बुद्धि होगी ना, वो भी अमूर्त प्रकृति की होगी, क्योंकि वहाँ पर वो गणितीय संकेतों को, शाब्दिक शब्दों को समझ सकता है। तो यहाँ पर यदि आपको भी गणित बहुत अच्छे से पसंद है, गणित आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी एक अमूर्त बुद्धि है। मतलब आप जो चीज़ें नहीं होती ना, उनको भी आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उनको भी आप पकड़ लाते हैं। और मूर्त बुद्धि किनकी होती है? तो जिनको उस चीज़ का स्ट्रक्चर चाहिए, जो उनके सामने होनी चाहिए, तब वो उनको समझ पाते हैं, तो वो मूर्त बुद्धि वाले हैं। और जो चीज़ नहीं है उसको भी समझ लेते हैं, वो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न की। विद्यालय में शिक्षक के चयन हेतु प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर हम करेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। विकल्प सी होगा इसके लिए यहाँ पर सही, क्योंकि हम विद्यालय में शिक्षक का चयन कर रहे हैं। आगे देखिए, बाल विकास का परिभाषा का अध्ययन का क्षेत्र है। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या को ढूंढेगा, या बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसमें होगा वो होगा कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र यदि देखें तो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पर पूछा है सीखने के पठार के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि सीखने का पठार क्या होता है। तो सीखने का देखिए पठार का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी एक थोड़ी देर के लिए एक पहाड़ी को चढ़ रहे हैं और आप चढ़ते थक गए, तो अब वहाँ से आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, आपकी स्थिति ऐसी चल रही है, मतलब अब हैं तो यहाँ पर आपकी स्थिति जो ना प्रोग्रेस नहीं दर्शा रही, स्थिरता आ चुकी है, यहाँ पर आप रुके पड़े हुए हैं, तो ये पठार की स्थिति बन गई। तो इसे हम कहेंगे कि ये सीखने का पठार है। मतलब जब बच्चा अधिगम करता है तो उसमें एक स्थिति तक प्रोग्रेस होते और फिर वहाँ पर उसकी प्रोग्रेस क्या होती है, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है, उसमें प्रोग्रेस फिर नज़र नहीं आती है, वो स्थिरता बन जाती है। तो ये जो स्थिति है, ये आखिर ये सीखने का पठार क्यों आ जाता है? थकान के कारण, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता, या फिर सभी कारण। तो देखिए यहाँ पर जो थकान की स्थिति हुई, हम जब पहाड़ी को चढ़ रहे थे और हम चढ़ते थक गए, तो हमारे अंदर थकान मतलब वो पठार की स्थिति क्यों बनी, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का अधिगम में थकान भी हो सकती है, दूषित वातावरण भी हो सकता है, कार्य की जटिलता भी हो सकती है, उपरोक्त सभी। यानी कि जब हम बच्चे को जटिल कार्य दे देंगे तो हो सकता है उसकी वजह से भी बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा हो। यहाँ फिर वातावरण जो है उस अधिगम का वो उसको पसंद नहीं हो, बच्चे के अंदर थोड़ी सी थकान की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर उत्तर इसमें बन जाएंगे। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, ऋणात्मक स्मृति है। तो ऋणात्मक स्मृति क्या होती है? अल्पकालिक स्मृति, सक्रिय स्मृति, तात्कालीन स्मृति, या फिर विस्मरण। तो देखिए ऋणात्मक स्मृति की बात है। ऋणात्मक स्मृति मतलब जो धनात्मक रूप से नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, पर भूल जाते हैं। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब है कुछ भी चीज़ें स्टोर करना, उनको याद रखना, उसमें मेमोरी में रखना, ये हमारी स्मृति के लक्षण होते हैं। पर ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? निकाल देने वाले, डिलीट कर देने वाले, भूल जाने वाली, विस्मरण कर देने वाली। तो ये मेमोरी जो होती है ये ऋणात्मक स्मृति है। आगे देखिए, थार्डाइक के मुख्य 3 नियम हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये तीनों। तो निश्चित रूप से ये तीनों ही थार्डाइक के जो हैं अभ्यास के नियम हैं, नियम हैं उनके। आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो ये शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान के, शिक्षा मनोविज्ञान की, या फिर उपरोक्त सभी के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है ना, ये तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है और विकल्प सी यहाँ पर उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पर हम कहें अवधारणा का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है, यह बौद्धिक विकास का विकल्प ए इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और यह कथन हो सकता है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर डी है सही है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ये क्या होगा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, निश्चित रूप से लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। विकल्प बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किसमें, तो ये सहायता करता है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए औचित्य स्थापित करने, या फिर शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने, या फिर डी शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए बाल विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक के लिए जरूरी है। फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया है? अभी हमने लड़के के मातृ प्रेम भाव को देखा था, यहाँ पर है लड़की के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने क्या नाम दिया है? तो सामाजिक भावना ग्रंथि, सद्भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ओडिपस भावना ग्रंथि। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, विकल्प सी, ये लड़की पितृ प्रेम भाव को दर्शाया है। आगे देखिए, बाल्यावस्था के संबंध में सही है, क्या सही होगा? बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है, सी है बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बाल्यावस्था के संबंध में जो यहाँ पर सही होगा वो निश्चित रूप से सभी ही सही होगा, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, भावना विकसित भी होती है, बच्चे रचनात्मक कार्य में रुचि भी लेते हैं, सब कुछ। आगे देखिए, यहाँ पर थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक या फिर त्रिआयामी। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर थार्नडाइक ने बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। चलिए आगे देखिए, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, तो ये आर्मी अल्फा परीक्षण है, आर्मी बीटा परीक्षण है, सैन्य सामान्य वर्गीकरण है, या टर्मन परीक्षण है। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा आर्मी बीटा परीक्षण, विकल्प बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, बालक को अपने अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, ये कथन किसका है? तो बालक जब अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है, तो ये कथन स्ट्रैक, वाटसन, गैसेल या फिर वैलेंटाइन का। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा स्ट्रैक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, और यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का, रूसो का, वाटसन का, गैसेल का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कथन जो है सिगमंड फ्रायड का है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, या कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि गणित का जब अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो, जैसे साइकिल का अधिगम स्कूटर चलाने में सहायक हुआ था, ठीक वैसा ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कैसा होगा? सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी होगा इसमें सही उत्तर। दोस्तों यहाँ पर होते हैं आज के बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के हमारे जो 30 प्रश्न थे ये समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।